हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के कुछ टॉपिक्स कर लिए हैं। आज से मैं आपको स्टार्ट करवा रही हूँ मार्केटिंग मैनेजमेंट की सीरीज। इसमें जो आपका पहला लेक्चर रहेगा वो रहेगा इंट्रोडक्शन का। इसमें मीनिंग, फीचर्स, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ये कवर करवाने वाली हूँ। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि नेट एग्जाम है ना, इतना बड़ा लेवल का एग्जाम है तो इंट्रोडक्शन क्या ही करनी है ना, स्कोप, मीनिंग, फीचर्स तो क्या ही करने हैं। इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये चीज सोच के चलना और अच्छे से इस टॉपिक को भी हम कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी बिना किसी देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें मार्केटिंग या मीनिंग की, तो मार्केटिंग का मीनिंग क्या होता है ना, कस्टमर को जैसा प्रोडक्ट चाहिए, जिस टाइम पे चाहिए, जिस प्लेस पे चाहिए, जिस प्राइस पे चाहिए, उसी प्राइस पे, उसी जगह पे कस्टमर को वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाना, बस उसे ही हम क्या बोलते हैं, मार्केटिंग बोलते हैं। इसमें वो सारी की सारी एक्टिविटीज आ जाती है जो प्रोड्यूसर से लेकर के कंज्यूमर तक प्रोडक्ट्स पहुंचाने के लिए ना जरूरी होती है ना, सारी एक्टिविटीज, वो सारी एक्टिविटीज इसमें आ जाती है। स्कोप में हम सारी एक्टिविटीज करने वाले हैं तो टेंशन मत लेना, ठीक है। ये इसमें वो सारी एक्टिविटीज आ जाती हैं, ठीक है। और यही नहीं, इसमें वो सारे के सारे कम्युनिकेशन और प्रमोशनल टूल का भी यूज किया जाता है, जिसके थ्रू जो कस्टमर है उन तक जो है अपना मैसेज पहुंचाया जाएगा, उनको अट्रैक्ट किया जाएगा। बहुत सारे यहाँ पे प्रमोशनल टूल रहते हैं जिनका प्रॉपर यूज करके कस्टमर को अट्रैक्ट किया जाता है। ये बेसिक मीनिंग होता है मार्केटिंग का, बस इतना ही सा, ठीक है, सिंपल। इसके बाद हम चलते हैं इसके फीचर्स पे, इसके नेचर पे। तो इसके फीचर्स क्या कुछ हो सकते हैं, ये एक ह्यूमन एक्टिविटी है, ह्यूमन से शुरू होती है, ह्यूमन पे खत्म होती है, यानी कि ह्यूमन एफर्ट्स करता है। एचआर जो होता है, एम्प्लॉयज होते हैं, वो एफर्ट्स करते हैं। क्यों एफर्ट्स करते हैं? ह्यूमन को सेटिस्फाई करने के लिए, कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए, उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। कंज्यूमर ओरिएंटेड होती है, जैसा कि आप सब जानते हैं। जो मार्केटिंग है ये एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट में से है ना, वन ऑफ द मॉडर्न कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग। इसमें क्या होता है ना, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इसमें मेन होता है। कस्टमर प्रायोरिटी पे रखा जाता है, कस्टमर को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, कस्टमर को किंग माना जाता है। तो यहाँ पे जो गुड्स होते हैं वो कस्टमर के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी बनानी है, बढ़िया से बढ़िया प्राइसेस रखने हैं, ऐसा सब सोचा जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, भी मार्केटिंग करनी है, कोई सिंपल सी एक्टिविटी तो है नहीं, है ना। मार्केटिंग में इतने सारे काम करने होते हैं, रिसर्च करनी है, कस्टमर की प्रेफरेंसेस जाननी है, प्रोडक्ट बनाना है, इतना सारा काम अभी बढ़िया क्रिएटिव तरीके से करना है, अच्छे तरीके से, तो स्किल्स तो चाहिए ही होंगी ना। तो कस्टमर को एक सुपीरियर वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे स्पेशल स्किल्स चाहिए होती हैं। दैट्स वाई ये क्या बन जाता है, एक आर्ट बन जाता है। और ऐसा तो है नहीं भी तीर तुक्के से मार के अपना मार्केटिंग में जो मन आया वो प्रोडक्ट बना दिया, जिस प्राइस पे बनाया उस प्राइस पे बना दिया, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं जिन्हें फॉलो किया जाता है, बहुत सारी नॉलेज होती है, सिस्टमैटिक तरीके से सब कुछ किया जाता है। पहले एक एक्टिविटी, देन दूसरी, देन तीसरी, सब कुछ ना यहाँ पे जो है वो सिस्टमैटिक तरीके से चलता है। दैट्स वाई इसको हम साइंस भी बोलते हैं ना। ऐसा बहुत सारी चीजें हैं, लाइक मार्केटिंग मिक्स आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, इसके अंदर 4 P's आ जाते हैं, राइट। तो अभी 4 P's को आज भी फॉलो किया जाता है, 7 P's को भी फॉलो किया जाता है, 8 P's को भी फॉलो किया जाता है ना। तो वो क्या है, पहले के बनी हुई थियरीज हैं, मॉडल्स हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो ऐसे दिए गए थे, जिसको आज भी फॉलो किया जा रहा है। दैट मीन्स मार्केटिंग ऐसे नहीं कि चक्के मुंह मतलब कुछ भी हम लोग चालू कर देंगे। यहाँ पे मार्केटिंग जो है वो प्रॉपर प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होती है, प्रॉपर नॉलेज पे बेस्ड होती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक्सचेंज होता है, सिर्फ और सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज का ही नहीं, बल्कि आइडियाज का भी, इंफॉर्मेशन का, टेक्नोलॉजी का, हर एक चीज का एक्सचेंज होगा यहाँ पे। अभी जैसे कस्टमर है ना, अभी कस्टमर से आप लोग फीडबैक लेते हैं, उसके बारे में रिसर्च करते हैं, आपकी क्या नीड्स है, आपकी क्या प्रेफरेंसेज है, वो जानने की कोशिश की जाती है। दैट मीन्स हम लोग यहाँ पे उनसे इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, देन उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो प्रोडक्ट बना करके उनको दे रहे हैं, बदले में हमें पेमेंट दे रहे हैं। कितनी चीजों का एक्सचेंज हो गया है ना। तो यहाँ पे ये क्या होता है, एक्सचेंज प्रोसेस होता है। खत्म भी कस्टमर पे, शुरू भी कस्टमर पे। रिसर्च के टाइम पे कस्टमर से इंफॉर्मेशन ली जाती है कि भाई आपको चाहिए क्या, आपको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, कैसा प्रोडक्ट चाहिए, है ना, उनके बारे में इंफॉर्मेशन ली जाएगी। और उसके बाद एट द एंड वैसा ही प्रोडक्ट बना करके कस्टमर को दे दिया जाएगा। और आफ्टर सेल सर्विसेज भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि स्टार्ट भी कस्टमर से, खत्म भी कस्टमर पे, ठीक है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लाइफ में भी हमेशा गोल लेकर के चलते हैं, हर एक एक्टिविटी का, हर एक चीज का कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव तो होता ही है, कुछ ना कुछ गोल तो होता ही है। वैसे मार्केटिंग का भी गोल होता है। मार्केटिंग का गोल क्या रहेगा,
प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट कमाना है, बट कैसे कमाना है? कस्टमर को सेटिस्फाई करके, ठीक है, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन दे करके, कस्टमर राजी है, उनकी नीड्स पूरी हो रही है, देन हमने प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। इसके बाद मार्केटिंग क्या होती है? एक डायनेमिक एक्टिविटी होती है। देखो अभी सिचुएशन तो चेंज होती रहती है, ऐसा नहीं कि बस एक बार मार्केटिंग कर ली उसके बाद वेले बैठ गए, ऐसा नहीं करना होता है। मार्केटिंग जो होती है ना, ये डायनेमिक होती है, मतलब ये चेंज होती रहती है। जैसे जैसे मार्केट के अंदर सिचुएशन चेंज होगी, मतलब अगर बाई चांस कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, नया प्राइसेस आ गया, चल पड़ा मार्केट के अंदर, नया प्रोडक्ट चल पड़ा, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हमें भी अपनी एक्टिविटीज़ में चेंजेस करने पड़ते हैं। तो ये क्या होती है? एक डायनेमिक एक्टिविटी होती है। डन। इसके बाद बहुत सारी यूटिलिटीज क्रिएट करता है, बहुत सारी यूटिलिटीज क्रिएट करता है। कैसे क्रिएट करता है? अभी कस्टमर के बारे में यहाँ पे जानना चाहता है ना, कस्टमर को क्या चाहिए, क्या नीड्स है उनकी, उसको जाना जाता है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाया जाएगा, प्रोडक्ट बना करके उनको बेचा जाएगा, ऑफर किया जाएगा। जैसा हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट ऑफर करने के थ्रू हम उन्हें एक सुपीरियर वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। समझ आया? यानी कि यहाँ पे कंपनी क्या ट्राई करती है कि कस्टमर की नीड्स एंड प्रेफरेंसेस जान ली, उसके अकॉर्डिंग, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग क्या है प्रोडक्ट बनाएंगे, और उन प्रोडक्ट के थ्रू उनको क्या करेंगे? एक सुपीरियर वैल्यू देंगे, उनको एक सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेंगे, जिसके थ्रू यहाँ पे क्या क्रिएट करती है कंपनी? फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट करती है, ठीक है। उसके बाद सही प्लेस पे, जिस प्लेस पे उन्हें प्रोडक्ट चाहिए उस प्लेस पे प्रोवाइड करके प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करती है। जिस टाइमिंग पे प्रोडक्ट चाहिए उस टाइमिंग पे प्रोवाइड करके टाइम यूटिलिटी क्रिएट करती है। देन एट द एंड जब वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाएगी तो ऑनरशिप भी तो ट्रांसफर होगी कस्टमर को, तो ऑनरशिप ट्रांसफर करके यहाँ पे पोजीशन यूटिलिटी भी क्रिएट की जाती है। डन। सो ये हो गया यूटिलिटीज का, कि मार्केटिंग के थ्रू वेरियस टाइप्स ऑफ यूटिलिटीज को क्रिएट किया जाता है। इसके बाद ना एक मार्केटिंग एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू जो है वो कम्युनिकेशन किया जाता है। कोई भी कंपनी है वो रिसर्च करेगी, कस्टमर के बारे में जानेगी, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेट कर रही है कस्टमर से। उसके अलावा जो है एक मैन्युफैक्चरर जो होता है वो होलसेलर को प्रोडक्ट देता है, देन होलसेलर रिटेलर को देगा, देन रिटेलर कस्टमर को, तो इनडायरेक्टली भी कस्टमर के बारे में मैन्युफैक्चरर को पता लग जाता है ना। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, मार्केटिंग के थ्रू जो है वो एक कोई भी बिजनेस है वो अपने कस्टमर तक पहुंच सकता है, उनसे इंटरेक्ट कर पाता है, और साथ ही साथ हमें सब कुछ पता लग जाता है रिसर्च के टाइम पे कि क्या करना है, कस्टमर क्या चाहता है, किस प्राइसेस पे चाहता है, कैसा प्रोडक्ट चाहता है, तो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, एट व्हाट प्राइस हमें प्रोड्यूस करना है, ये सारे हमें सोल्यूशन मिल गए, इन सभी क्वेश्चंस के हमें आंसर मिल जाते हैं। तो इस तरीके से ये बिजनेस को गाइड करता है। ये जो सारे क्वेश्चंस होते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, ये इसके आंसर ढूंढने में हमें मार्केटिंग हेल्प करता है, ठीक है। डन। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज मार्केटिंग वन टाइम एक्टिविटी नहीं है। ऐसा नहीं है जैसे मैंने आपको अभी बताया कि मार्केटिंग कर ली बस हो गया खत्म, ऐसा नहीं होता है। जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होती है, मार्केट चेंज होती है, चीज़ें चेंज होती हैं, वैसे वैसे कंटिन्यू में हमें भी इम्प्रूवमेंट्स करनी पड़ती है अपने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में, अपने मार्केटिंग मिक्स भी चेंज करना पड़ता है ना। तो ये मार्केटिंग जो होता है वो लगातार चलता रहता है, जिसमें हमें कंटिन्यूसली चेंजेस करने होते हैं। कंटिन्यू एंड रेगुलर एक्टिविटी है, वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, ऑन गोइंग एक्टिविटी होती है, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर ना बहुत सारी एक्टिविटीज़ आ जाती है, रिसर्च से लेकर के आफ्टर सेल तक हम ये सारी एक्टिविटीज़ अभी स्कोप में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो मैं अभी आज की वीडियो में करवाऊंगी आपको, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं जो आपस में क्या होती हैं, कनेक्टेड होती हैं, मतलब आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। इसके हम स्कोप में चलते हैं ना, किसी भी चीज़ का जो स्कोप होता है ना उसके अंदर वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जिन्हें पढ़ा जाता है, जिन्हें किया जाता है, ठीक है। जैसे इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में हम लोग डिमांड पढ़ते हैं, सप्लाई पढ़ते हैं ना, तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं तो वो सारा उसके स्कोप में आ जाएगा। वैसे ही मार्केटिंग में जितनी भी एक्टिविटीज़ की जाती हैं, जितने भी फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, वो सारे इसके स्कोप में आ जाएंगे, ठीक है। ईजी है बट सुनना ज़रूर, क्योंकि काफ़ी नई चीज़ें भी हो सकता है आपको पता लगे इसके अंदर, क्वेश्चंस कई बार बीच में से उठ के आ जाते हैं, ठीक है। तो वन बाय वन हम करेंगे, ये एक्टिविटीज सीरीज में नहीं है बट हाँ ये सारी एक्टिविटीज कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। क्या कुछ एक्टिविटीज होती हैं, सबसे पहले तो देखो रिसर्च ही आती है ना, रिसर्च करेंगे, कस्टमर के बारे में जानेंगे, कस्टमर की क्या नीड्स हैं, मार्केट के अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, क्या थ्रेट्स हैं, क्या कुछ खतरे हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें पता लगेगी तभी तो हम अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकेंगे। इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी नहीं है, इन्फॉर्मेशन सही टाइम पे मिलना और सही करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलना भी उतना ही ज़रूरी होता है, ठीक है।
सो सबसे पहले यहाँ पे पूरा जो डेटा होता है, इन्फॉर्मेशन होती है, वो मार्केट से उठाई जाती है, कलेक्ट की जाती है, गैदर की जाती है, उसको अच्छे से स्टडी किया जाता है, उसको अच्छे से एनालाइज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो अभी हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली मार्केट से, उसके बेसिस पे क्या किया जाता है, प्रोडक्ट की प्लानिंग की जाएगी। मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट कैसा बनाना है, उसका क्या कलर होगा, क्या साइज होगा, क्या वेट होगा, कैसी डिजाइनिंग होगी, क्या फीचर्स हम लोग उसमें ऐड करेंगे, इस सारी की सारी चीज़ों के रिगार्डिंग प्लानिंग की जाती है। प्लानिंग होगी देन ही प्रोडक्शन स्टार्ट होगी। ठीक है, प्रोडक्शन से पहले प्लानिंग की जाती है, देन यहाँ पे हम प्रोडक्ट कैसा बनाएंगे वो सब हम डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर प्रोडक्ट की डेवलपमेंट होगी, मतलब प्रोडक्ट बनाया जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट बनाते हुए हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी होती है कि प्रोडक्ट हम लोग ऐसा बनाए जो कस्टमर को भी सेटिस्फाई कर दे, उनकी नीड्स को भी पूरा कर दे, और साथ ही साथ एक अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी को दे जाए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे बाइंग एंड असेंबलिंग भी हमें मार्केटिंग में करनी होती है। बाइंग में क्या होता है ना, अभी जैसे मैन्युफैक्चरर है, वो रॉ मटेरियल खरीदेगा तभी तो फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा, तो उसे रॉ मटेरियल खरीदना होता है। ठीक है, और जो होलसेलर और रिटेलर होते हैं वो तो बना बनाया प्रोडक्ट खरीदते हैं आगे कस्टमर को बेचने के लिए। तो यहाँ पे जो होलसेलर और रिटेलर है उन्हें फाइनल प्रोडक्ट खरीदना होता है, मैन्युफैक्चरर को रॉ मटेरियल खरीदना होता है। राइट, तो यहाँ पे क्या सिर्फ खरीदना होता है, बस यही डिसीजन लेना होता है? नहीं, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि लाइक हमें कितना रॉ मटेरियल चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या है हमारी, कहाँ से हमने रॉ मटेरियल या प्रोडक्ट मंगवाना है, कौन से सप्लायर से मंगवाना है, उसके बाद उसको ऑर्डर प्लेस करना, देन उससे ऑर्डर रिसीव करना, प्रोडक्ट रिसीव करना, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती है, बाइंग में आ जाती हैं। डन, यहाँ तक हुआ क्लियर? इसके बाद ना आता है नेक्स्ट वन, दैट इज असेंबलिंग। असेंबलिंग के अभी ना यहाँ पे दो मीनिंग होते हैं। एक तो अभी मैन्युफैक्चरर पॉइंट ऑफ व्यू से, किसके, प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्या करेगा, रॉ मटेरियल को खरीदेगा, खरीद के उसको असेंबल करेगा, देन उसको फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। तो वो क्या हो गई, असेंबलिंग हो गई, मतलब रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना फाइनल प्रोडक्ट में, उसको अच्छे से असेंबल करके, तो वो भी असेंबलिंग हो गई। और साथ ही साथ जो मिडल मैन है, अभी आप बोलोगे कि हाँ भाई मैम मिडल मैन तो क्या ही करेंगे असेंबल करके, वो तो बना बनाया प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो बना बनाया प्रोडक्ट को भी तो अच्छे से हमें तरीके से रखना होता है, ऐसे चूहे वूहे को तब जाएंगे फिर उसका फायदा कोई। तो यहाँ पे जो फाइनल गुड्स होता है उसको भी हमें अच्छे से स्टॉक उसका मेंटेन करके रखना होता है, अच्छे से उसको असेंबल करके तरीके से उसको रखना है। ये भी असेंबलिंग ही हो जाती है मिडल मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, यहाँ पे ये बाइंग एंड असेंबलिंग है, ये एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है। इसके बाद आ जाता है सेलिंग। सेलिंग में ना पहले के टाइम पे तो क्या होता था ना कि बस बेच लिया, खरीद लिया, बस इतना ही होता था, है ना। अभी मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सेलिंग जो है वो अकेली नहीं होती है, सेलिंग जस्ट एक छोटा सा पार्ट होती है मार्केटिंग का। ठीक है, मार्केटिंग बहुत वाइड है, मार्केटिंग का एक छोटा सा पार्ट होती है सेलिंग, और इसमें ना बहुत सारी चीज़ें डिसाइड की जाती हैं कि लाइक हम लोग रिसर्च भी करेंगे, क्या कुछ प्रमोशनल एक्टिविटीज़ रहेंगी, कस्टमर को ढूंढना, पोटेंशियल कस्टमर जो होते हैं ना, जो हमारा प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, उनको ढूंढना, उनको डिटरमाइन करना, देन उनके बीच में अपने प्रोडक्ट की डिमांड को क्रिएट करना, उन्हें कन्विंस करना कि भाई आओ और हमारा प्रोडक्ट खरीद के लेके जाओ, है ना, परसुएड करना उन्हें। उसके अलावा प्रोडक्ट जो है वो कैसे जाएगा कंज्यूमर तक, यानी कि कौन होलसेलर्स होंगे, कितने रिटेलर्स होंगे, क्या प्रॉपर चैनल रहेगा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का, ये सारी चीज़ें भी सेलिंग में ही आ जाती हैं। ये सारी चीज़ें भी हमें डिसाइड करनी होती हैं। देन इसके अलावा यहाँ पे आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन यानी कि पैदल तो लेके जाने से रहे प्रोडक्ट को, है ना कोई ट्रांसपोर्टेशन मोड के थ्रू ही प्रोडक्ट जाएगा, बाय रोड जा रहा है, बाय रेल जा रहा है, बाय एयर जा रहा है, तो कोई ना कोई मोड तो यहाँ पे होगा, है ना। एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के मीडियम को ही हम लोग ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं, फिजिकल मीन्स को। और यहाँ पे ना बेसिकली जो मार्केटर होते हैं उसको ना एक चीज़ यहाँ पे बेसिकली इंश्योर करनी चाहिए कि वो ट्रांसपोर्टेशन मोड ऐसा सिलेक्ट करे जो सस्ता हो, टिकाऊ हो, सेफ तरीके के, बिना टूटे फूटे हमारा प्रोडक्ट जो है वो ऑन टाइम से हमारे कस्टमर तक पहुंच जाए। तो ये चीज़ एक मार्केटर को इंश्योर करनी होती है। डन, चलिए यहाँ तक हुआ क्लियर? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आ जाता है मार्केटिंग के अंदर स्टोरेज का देखा जाता है कि कितना स्टोर करके रखना है। ऑब्वियसली ऐसी बात है, अभी कस्टमर एकदम से मांगेगा तो हमारे पास होना तो चाहिए ना कुछ स्टॉक में। तो यहाँ पे प्रॉपर एक अच्छे तरीके से, जैसे मैंने आपको अभी बताया, सेफ तरीके से हमें यहाँ पे स्टोर करके रखना होता है प्रोडक्ट की, यानी चूहे बुए ना गुजर जाए, ठीक है, या कुछ खराब ना हो जाए, टूट फूट ना जाए प्रोडक्ट। तो प्रॉपर कंडीशन में उसे स्टोर करके रखना ज़रूरी होता है।
और साथ ही साथ कहाँ पे स्टोर करके रखना है। वेयर हाउस क्या होता है ना, गोडाउन होता है। वेयर हाउस क्या होता है, गोडाउन होता है, जहाँ पे वो प्लेस, वो गोडाउन जहाँ पे हम लोग गुड्स को स्टोर करके रखेंगे, तो वो भी यहाँ पे डिसाइड करना होता है। गुड्स को स्टोर करने के प्रोसेस को क्या बोला जाता है, वेयर हाउसिंग बोला जाता है, और जहाँ पे गुड्स को स्टोर किया जाता है उसको वेयर हाउस बोला जाता है। ठीक है, सो ये भी एक्टिविटीज होती है, इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज होती हैं जो मार्केटिंग के अंदर की जाती है। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग पे। स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है ना, क्वालिटी का स्टैंडर्ड सेट करना, सिंपल। ये बेसिकली क्यों सेट किया जाता है क्वालिटी का स्टैंडर्ड, क्योंकि यहाँ पे ये ना कस्टमर को ना तसल्ली दिलाने के लिए कि हाँ भी भाई जो हमारा प्रोडक्ट है वो अप टू क्वालिटी है, उसमें क्वालिटी की अश्योरेंस देने के लिए यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन की जाती है कि कोई भी जो प्रोडक्ट है वो रूल्स के अकॉर्डिंग, रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, लॉज के अकॉर्डिंग जो क्वालिटी चाहिए होती है उसके अकॉर्डिंग है, उससे कम क्वालिटी नहीं है। तो ये एश्योरेंस देने के लिए बेसिकली यहाँ पे एक किसी भी प्रोडक्ट का यहाँ पे स्टैंडर्ड सेट किया जाता है, उसकी क्वालिटी का स्टैंडर्ड सेट किया जाता है, उसी को स्टैंडर्डाइजेशन बोलते हैं। बहुत सारे यहाँ पे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, लाइक ISO मार्क हो गया। ISO मार्क भी यही बताता है कि जो प्रोडक्ट है बेसिकली उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, उसका मैनेजमेंट प्रोसेस है, ये सब कुछ प्रॉपर क्वालिटी के अकॉर्डिंग किया गया है। AG मार्क है, AG मार्क में भी यही चीज़ होती है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो है वो अप टू क्वालिटी है, अप टू स्टैंडर्ड क्वालिटी है, वो चीज़ हमें बताता है AG मार्क, है ना। तो ये सारे कुछ एक स्टैंडर्ड्स होते हैं, यहाँ पे सर्टिफिकेशंस होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद आता है ना ग्रेडिंग। ग्रेडिंग का ना मैं आपको एक बार पहले एग्जांपल देती हूँ कुछ और, ताकि आप इसके साथ कनेक्ट कर सको। ठीक है, जैसे अभी आपने मान लो 10th पास किया है, ठीक है, तो अभी 10th पास करके यहाँ पे जो है वो 3 कैटेगरीज हैं, कॉमर्स है, साइंस है, आर्ट्स है। उसके बाद 10th में तो क्या थे, अभी आप सारे एक जैसे थे। उसके बाद आपके यहाँ पे 3 क्वालिटीज, 3 स्ट्रीम्स बना दिए गए, कॉमर्स, साइंस एंड आर्ट्स। उसके बाद जो है A सेक्शन है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स के बच्चे मिलेंगे जिन्होंने कॉमर्स लिया है। B सेक्शन है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आर्ट्स के बच्चे मिलेंगे जिन्होंने आर्ट्स लिया है। और C सेक्शन है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ साइंस के बच्चे मिलेंगे जिन्होंने साइंस लिया है। देन तो यहाँ पे अभी A सेक्शन में जहाँ पे कॉमर्स के बच्चे हैं वहाँ पे आर्ट्स वाले जा सकते हैं, मतलब बैठ सकते हैं, बैठ के पढ़ सकते हैं, नहीं ना, वहाँ पे आर्ट्स वाले बच्चे नहीं मिलेंगे अपने को, सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स के होंगे। तो बस वही चीज़ होती है ग्रेडिंग में भी। यहाँ पे क्या होता है ना, जो पहले प्रोडक्ट है उसको जो है वो क्वालिटी वाइज क्या कर लिया, यहाँ पे हमने उसको स्टैंडर्ड क्वालिटी यहाँ पे दे दी, ठीक है। उसके बाद उसी प्रोडक्ट को उस स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे डिवाइड कर लिया जाता है, उसको सेपरेट कर लिया जाता है, और जिसके अंदर सिमिलर क्वालिटीज होती है ना, जिस ग्रुप के अंदर, जिस प्रोडक्ट्स के अंदर सिमिलर क्वालिटी होती है उसको ग्रेड असाइन कर दिया जाता है। तो ईच ग्रेड वाले में क्या होती है, सिमिलर एट्रीब्यूट्स होते हैं, सेम एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ना ये क्वेश्चन बच्चे, अभी जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये मीनिंग है, फीचर्स है, क्या ही पढ़ना है ना, स्कोप है, ये तो सिंपल सा है, ये चीज सोच के मेंटेलिटी माइंडसेट बना के छोड़ देते हैं, या बस पॉइंट्स पढ़ लिया। अब इसमें से क्वेश्चन सीधा नेट एग्जाम में आपको बन सकता है। ग्रेडिंग स्टार्ट्स वेयर स्टैंडर्डाइजेशन एंड्स। पहले आप लोग स्टैंडर्ड सेट करोगे, उस स्टैंडर्ड सेट करने के बेसिस पे, क्वालिटी का आपने स्टैंडर्ड सेट किया, उसी बेसिस पे तो आप लोग प्रोडक्ट्स को डिवाइड करोगे, देन ही ग्रेडिंग करोगे ना, देन ही आप लोग ग्रेड्स असाइन करोगे। तो पहले क्या आएगी, स्टैंडर्डाइजेशन आएगी, बाद में जैसे ही स्टैंडर्डाइजेशन खत्म होती है वैसे ग्रेडिंग चालू होती है। तो बाद में कौन सी आई, ग्रेडिंग आई। सीधा क्वेश्चन बन गया, ग्रेडिंग स्टार्ट्स विद स्टैंडर्डाइजेशन एंड। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, बच्चे वहीं पे ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले कौन सी आती है। स्टैंडर्डाइजेशन का यार मीनिंग तो पता है, ग्रेडिंग भी पता है, बट पहले कौन सी आती है ये नहीं पता, है ना। तो फिर यहाँ पे कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। चलिए, आया मीनिंग समझ। इसके बाद ये सिंपल सा पॉइंट है, दैट इज मार्केटिंग है। मार्केटिंग के अंदर ब्रांडिंग भी आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, और पैकेजिंग भी हो गई है। नॉर्मली ब्रांडिंग क्यों की जाती है, एक यूनिक आइडेंटिटी देने के लिए, अपना जो कस्टमर, जो बेसिकली अपना जो प्रोडक्ट है ना, मतलब जो अपनी कंपनी का प्रोडक्ट है उसको कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से हटके दिखाना है, यूनिक दिखाना है, उसके लिए क्या की जाती है, ब्रांडिंग की जाती है। इससे हमारी रेपुटेशन भी बनती है, बढ़िया कंपनी की बनती है ना। ब्रांड क्या हो सकता है, कुछ भी नेम हो सकता है, टर्म हो सकती है, सिंबल, या इन सब का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे एक और, यहाँ पे नेट पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन सकता है। नॉर्मली जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स रहते हैं उनकी ग्रेडिंग की जाती है, और जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स रहते हैं उनकी ब्रांडिंग की जाती है, ठीक है। सो ये भी नेट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसके बाद हम चलते हैं पैकेजिंग पे। पैकेजिंग ऐसी होनी चाहिए, पहली बात तो पैकेजिंग होता क्या है, कोई बॉक्स में पैक कर दिया, कोई कंटेनर है, कोई बैग है, कोई रैपर है जिसके अंदर अब बेसिकली प्रोडक्ट को पैक किया जाता है ना। तो यहाँ पे अभी पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए, जो कॉम्पिटिटर से डिफरेंशिएट कर सके अपना प्रोडक्ट, राइट। उसके अलावा
सेफ्टी प्रोवाइड करे, पैकेजिंग ऐसी होनी चाहिए कि अपन जो प्रोडक्ट है उसको इजीली हैंडल कर सकें, उसको इजीली कैरी कर सकें, प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहे, वो फ्रेश रहे प्रोडक्ट, ये सारे पर्पस के साथ पैकेजिंग की जाती है। और पैकेजिंग भी आजकल के टाइम पे उतनी इंपॉर्टेंट हो गई है बिकॉज कस्टमर्स जो है वो थोड़े हेल्थ कॉन्शियस भी हो गए हैं, थोड़ी ओपन चीज़ कम पसंद करते हैं, थोड़ी ऐसा उन्हें रहता है कि है ना कोई ऐसी पैक्ड आइटम हो अच्छे से तो उसकी क्वालिटी बढ़िया रहती है, तो पैकेजिंग भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मार्केटिंग के अंदर प्राइसिंग भी डिसाइड किया जाता है। यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कंसीडर किए जाते हैं कि लाइक प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी आ रही है, मार्केट के अंदर डिमांड कितनी है, कॉम्पिटिटर का प्राइस क्या, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, अपने प्रोडक्ट के अंदर कैसे क्या ऐसे यूनिक फीचर हैं कि हम कितना प्राइसेस सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मार्केटर को क्या चाहिए, एक रीजनेबल प्राइस उसे सेट करना होता है। ये सारे के सारे जितने भी फैक्टर्स हैं ना, ये सारे के सारे कंसीडर करके उसे ध्यान में रख के, माइंड में रख के यहाँ पे रीजनेबल प्राइस सेट करना होता है। सिर्फ और सिर्फ प्राइसिंग ही नहीं करनी होती प्रोडक्ट की, इसके अंदर क्या डिस्काउंट रखना है, उधार पे माल देना है, बेचना है तो टर्म्स क्या रहेंगे, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या रहेंगे, क्रेडिट की कितने दिन के लिए उधार देना है, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे डिसाइड की जाती है। ठीक है, और उसके अलावा अगर हमारा प्रोडक्ट ऐसा है जो होलसेल को भी जाता है, रिटेलर को भी जाता है, इंटरनेशनल लेवल पे भी बिकता है, तो यहाँ पे सभी के लिए अलग अलग प्राइसेस सेट भी करने रहते हैं। डन, चलिए उसके बाद आता है फाइनेंसिंग। फाइनेंस तो देखो ब्लड होता है ना किसी भी बिजनेस का, जैसे ना मतलब बेजान हो जाता है बिजनेस पूरा का पूरा, जैसे एक अपनी बॉडी बेजान हो जाती है ब्लड के बिना, वैसे ही बिजनेस भी बेजान हो जाता है फाइनेंस के बिना। तो यहाँ पे फंड हमें प्रॉपर चाहिए होता है, साथ ही साथ ऑन टाइम जब हमें चाहिए उस टाइम पे अवेलेबल हो जाए, जितना चाहिए उतना अवेलेबल हो जाए, ये यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, ताकि अपना बिजनेस स्मूथली चलता रहे। और यहाँ पे जो बेसिकली फंड्स रहते हैं ना, वो हम डिफरेंट सोर्सेज से अरेंज कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं या फिर होलसेल। अब जैसे मैन्युफैक्चर है ना, अभी मैन्युफैक्चर ने होलसेलर को प्रोडक्ट बेच दिया, होलसेलर को प्रोडक्ट बेचने से पहले उसे बोला पहले भाई पेमेंट लेकर आ, है ना, एडवांस लेकर का, उसके बाद मैं देखो प्रोडक्ट दूंगा। तो ऐसा करके एडवांसेस लेकर के, लोन लेकर के फंड्स हम यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है दैट इज प्रमोशन। बहुत सारे बच्चे ना ऐसा बोलते हैं कि मार्केटिंग प्रमोशन है, तो देखो अभी प्रमोशन कितना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो मार्केटिंग के अंदर प्रमोशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। यहाँ पे एक मार्केटर ये डिसाइड करता है कौन से टूल्स प्रमोशन के यूज़ करने हैं, एडवर्टाइजिंग करना है, पर्सनल सेलिंग करना है, सोशल मीडिया के थ्रू करना है, डिजिटल मार्केटिंग या पर्सनल सेलिंग करनी है, कौन सा टूल यहाँ पे यूज़ करना है, एक करना है या एक से ज़्यादा या कॉम्बिनेशन यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिसाइड की जाती है। प्रमोशन ना बढ़िया वाली होनी चाहिए, क्योंकि वही तो एक बेसिकली चीज़ होती है जिसके थ्रू हम लोग कस्टमर से इंटरेक्ट कर पाते हैं, उन तक अपना मैसेज पहुंचा पाते हैं और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कन्विंस कर पाते हैं कि आओ भाई प्रोडक्ट लेकर के जाओ, है ना, अच्छा है प्रोडक्ट, एटलीस्ट ट्राई तो करो। तो ये बेसिकली प्रमोशन अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद एट लास्ट आ जाता है आफ्टर सेल सर्विस। जैसे मैंने आपको बताया था, रिसर्च से लेकर के आफ्टर सेल सर्विस तक बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो मार्केटिंग के अंदर की जाती है। सो वैसे ही आफ्टर सेल सर्विस है, जितना ज़रूरी सारी एक्टिविटीज़ हैं उतनी ही ज़रूरी आफ्टर सेल सर्विस भी हो जाती है, क्योंकि कस्टमर रिपीट आएगा आपकी शॉप पे तभी आएगा ना अगर उसे लगेगा कि हाँ भी कस्टमर जो बेसिकली शॉपकीपर है उसकी आफ्टर सेल सर्विस भी बढ़िया है, फ्री होम डिलीवरी दे दो, गारंटी वारंटी दे दो, रिपेयरिंग सर्विस दे दो उन्हें फ्री में। तो ये सारी चीज़ें अगर आप उन्हें प्रोवाइड करवा रहे हो तो कस्टमर इससे खुश होता है और रिपीट परचेज करने के चांसेस भी हो जाते हैं। उसके अलावा इसमें हम लोग फीडबैक भी ले सकते हैं, कस्टमर का कोई दिक्कत तो नहीं है, उसके बेसिस पे हम लोग इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, डन, आया समझ। चलिए इसके बाद हम चलते हैं इंपॉर्टेंस में। अभी तक हमारा क्या कुछ कवर हो गया, मीनिंग हो गया, फीचर्स हो गए और स्कोप हो गया। अभी इंपॉर्टेंस की बारी आती है, लास्ट टॉपिक है आज की वीडियो का। अभी जो इंपॉर्टेंस है यानी कि क्या कुछ फ़ायदे होते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है मार्केटिंग के डिफरेंट पार्टीज़ के लिए। सबसे पहले तो है मैन्युफैक्चर के लिए क्या फ़ायदे होंगे। अभी मैन्युफैक्चर है, रिसर्च कर रहा है मार्केटिंग के, मतलब मार्केटिंग के अंदर वो लोग रिसर्च कर रहे हैं पूरी मार्केट की, तो उसे ये सब कुछ पता लग रहा है कि कस्टमर क्या चाहता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, ये सारे उसके क्वेश्चंस के उसे जवाब मिल रहे हैं, है ना। उसे पता लग रहा है कस्टमर किस प्राइस पे चाहता है, क्या मुझे प्राइसेस सेट करना है, कैसा प्रोडक्ट बनाना है। जब सब कुछ उसे मार्केटिंग के थ्रू पता लग रहा है तो उसके लिए प्लानिंग करनी ईजी हो जाती है, डिसीजंस लेने ईजी हो जाते हैं, है ना। कस्टमर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाएंगे तो कस्टमर सेटिस्फाई रहेंगे, प्रमोशन करेंगे, बढ़िया सेल्स होंगी, सेल्स बढ़िया होंगी तो प्रॉफिट बढ़िया होंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में फीचर के अंदर कि एक मार्केटिंग एक ऐसा जरिया होता है
जिसके थ्रू बेसिकली क्या किया जाता है, एक जो मैन्युफैक्चरर होता है वो कस्टमर के साथ इंटरैक्ट कर पाता है ना। तो यहाँ पे जो एक फर्म है, एक मैन्युफैक्चरर है, उससे अगर कस्टमर के साथ इंटरैक्ट करना है तो वो बेसिकली उसे बातचीत करनी है। अब एक मैन्युफैक्चरर वो जगह जगह पे तो कस्टमर के साथ पर्सनली तो कांटेक्ट करता नहीं है, तो वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, प्रमोशन के थ्रू उनसे इंटरैक्ट कर पाता है, या मार्केट रिसर्च के थ्रू उनसे जो फीडबैक है वो ले सकता है ना। अपने जो पर्सनल उसके सेलर्स होते हैं, सेल्स पर्सन होते हैं, उनके थ्रू वो कस्टमर के बारे में जान सकता है। तो ये सारी चीज़ों के थ्रू वो क्या कर सकता है, बेसिकली कम्युनिकेट कर सकता है, ठीक है, कर पाता है। और कम्युनिकेट करेगा तभी पता लगेगा, तभी फिर वो इम्प्रूवमेंट्स कर सकेगा, है ना। इसके बाद कंज्यूमर्स आते हैं। कंज्यूमर्स के लिए क्या कुछ बेनिफिट्स हो सकते हैं। सबसे पहले तो कस्टमर को किंग बना दिया, कस्टमर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट प्रोवाइड किया जा रहा है, तो कस्टमर तो सेटिस्फाई हो गई, है ना। कस्टमर के पास सेटिस्फेक्शन अच्छी उसे मिल जाएगी। और पहले के टाइम पे क्या होता था ना, कस्टमर के पास चॉइसेस ही नहीं होती थी, गिने चुने 2-4 प्रोडक्ट होते थे, उसी में से खरीदना होता था। अभी आजकल के टाइम पे क्या कस्टमर के पास वादो चॉइसेस होती हैं, मतलब एक शॉप पे नहीं पसंद आया तो दूसरी पे चले गए, दूसरी पे ना पसंद आया तो तीसरी पे चले गए, है ना। तो कस्टमर के पास अच्छी चॉइसेस हो जाती है, वो अपनी मर्जी से अपने बजट के हिसाब से सिलेक्ट कर सकता है प्रोडक्ट। पहले के टाइम पे ना टीवी होता था, ना एडवर्टाइजमेंट होता था, कुछ भी नहीं होता था, कस्टमर को नॉलेज नहीं मिल पाती थी, अवेयर नहीं हो पाते थे। बट अभी आजकल के टाइम पे क्योंकि सब प्रमोशन वगैरह सब कुछ होता है, इस वजह से यहाँ पे कस्टमर को अच्छे से अवेयरनेस मिल जाती है। सोशल मीडिया के थ्रू प्रोडक्ट्स के बारे में उन्हें पता लगता है, नॉलेज उनकी बढ़ जाती है, बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल जाता है। क्योंकि हर एक यहाँ पे मार्केटर यही ट्राई करता है कि बेस्ट से बेस्ट तरीके से हम लोग कस्टमर की नीड्स को जाने एंड उनके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को बनाएं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है प्राइस स्टेबलाइजेशन। अभी जैसे मैंने आपको ना मार्केटिंग के अंदर एक फीचर बताया था और स्कोप के अंदर भी बताया था कि ना स्टोरेज करना होता है ना। अभी यहाँ पे क्या है, स्टोर करके रखा जाता है मार्केटिंग के अंदर प्रोडक्ट्स को, जैसे ही डिमांड आएगी वैसे सप्लाई कर देंगे। डिमांड और सप्लाई इक्विलिब्रियम पे रहेगी ऑलमोस्ट, तो प्राइसेस क्या होंगे, अपने आप ही स्टेबल रहेंगे, फ्लक्चुएशंस क्या रहेंगी, कम से कम रहेंगी। तो इससे प्राइसेस जो रहते हैं वो स्टेबल रहते हैं, ठीक है। अगर बाई चांस हम लोग अच्छे से स्टोर नहीं करके रखेंगे या प्रोडक्ट खराब हो गया, हम नहीं स्टोर कर पाए, है ना, इन दैट केस क्या होगा, डिमांड तो आ रही है, सप्लाई हो नहीं रही, प्राइसेस अप चले जाएंगे, जैसे अभी टमाटर के भी चले गए थे, है ना। तो ऐसा करके फिर वो प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस हो जाती हैं, तो इससे हमें अवॉइड करना होता है। इसके अलावा जो है अभी ओवरऑल कस्टमर को सही प्राइसेस पे प्रोडक्ट मिल रहे हैं, जैसा वो चाहते हैं वैसा प्राइसेस पे प्रोडक्ट मिल रहे हैं, वैसे फीचर्स मिल रहे हैं, उन्हें वो लोग खरीदेंगे तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो अपने आप ही बढ़ जाएगा उनका सोसाइटी में, है ना। चलिए इसके बाद हम चलते हैं लास्ट पे, दैट इज जो मार्केटिंग है उसके कुछ फायदे, कुछ प्लस पॉइंट सोसाइटी को भी मिलते हैं। अब मार्केटिंग में इतनी सारी एक्टिविटीज करनी होती है, रिसर्च से लेकर के आफ्टर सेल तक, रिपेयरिंग के लिए पर्सन चाहिए, रिसर्च के लिए पर्सन चाहिए, एडवर्टाइजिंग के लिए पर्सन चाहिए, कितनी एक्टिविटीज होती है ना, पैकेजिंग डिजाइन करने के लिए पर्सन चाहिए। तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को जॉब्स मिलेंगी। एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, जॉब्स मिल रही है, तो भाई इनकम भी बढ़ेगी, है ना। इनकम बढ़ेगी यानी कि नेशनल ओवरऑल इकोनॉमी की इनकम बढ़ेगी, नेशन की इनकम बढ़ेगी। इनकम बढ़ रही है, लोग अफोर्ड कर सकेंगे प्रोडक्ट्स को खरीदना, बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को खरीदना अफोर्ड कर सकेंगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा। अब ये सारी चीज़ें बढ़िया हो रही हैं तो ओवरऑल इकोनॉमी की भी डेवलपमेंट हो जाती है। डन, आए समझ। चलिए इसके बाद ये टॉपिक आज का हमारा हो गया पूरा, ये वीडियो आज की पूरी हो गई जिसमें मैंने आपको मीनिंग करवाया है, फीचर्स करवाए हैं, स्कोप करवाया है एंड इम्पॉर्टेंस करवाया है। नेक्स्ट की वीडियो रहेगी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, मार्केटिंग के बेसिकली 6 कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो वीडियो मैं आपको नेक्स्ट में करवाऊंगी। ये वाला जो टॉपिक रहेगा नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। आज के लिए इतना ही। कैसी लगी हो वीडियो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर दीजिए, अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।